लेट मिलते हैं पर बहुत है। लो, एनपीओ कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बीकॉम के लेवल पे भी आता है, ठीक है ना, हर लेवल पे ये अवेलेबल है जिसमें भी चाहोगे। तो एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सिर्फ समाज की, सोसाइटी की हेल्प के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है, तो उसका एम ये नहीं है कि वो क्या करे, प्रॉफिट कमाए, उसका एम ये है कि समाज की हेल्प करे। तो ये अब हेल्प करें, चाहे आप चैरिटी करो, कुछ करो, पैसे तो हर जगह चाहिए। जैसे कि 10 लोग हैं मिलकर चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल को अक्षरों में तो चल नहीं जाता, आपको बिल्डिंग भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, उसके अंदर सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। किसी भी नॉन चैरिटेबल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। और पैसा कौन देते हैं? जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। जो मेन इनकम सोर्स होता है किसी भी एनपीओ का, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। जो मेन इनकम सोर्स होता है वो क्या होता है? जो मेंबर हैं वो जो हर मंथ या हर साल अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। जैसे आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न चलाते हो, आप सामान बेचते हो, सामान बिकता है, पैसा आता है, इसमें कहां से पैसा आएगा? वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। वो क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं कि हम हर साल इतना पैसा देंगे या हर महीने इतना पैसा देंगे, उससे आप इसको क्या करो? रन करो। कोई भी नॉन चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाओ, जैसे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये भी एनपीओ है। इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका एम सिर्फ ये है कि जो हमारे मेंबर्स आ रहे हैं, हमने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसके बदले में उनसे फीस लेनी है, उसके बदले में उनसे क्या लेनी है? फीस। उस फीस को टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जैसे कि एनजीओ सुना होगा तुमने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एनपीओ का ही एक सेकंड फॉर्म है। इसके अंदर क्या है? मेंबर्स जुड़ते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन से क्या होता है? उस कंट्रीब्यूशन से आप वो चैरिटी वाले काम करते हो। आप चैरिटी वाले, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चला रहा है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है, या कोई अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ चैरिटेबल स्कूल चला रहा है, तो जो मर्जी हो जाए, किसी भी चैरिटेबल या नॉन चैरिटेबल को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए, तो उसी से एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, तो बहुत आसान लगेगा आप तुम्हें चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है कि हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं पीएनएल में, वहां से नेट प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोई भी एनपीओ होगी, उसे अपने खर्चों के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट होगी उसकी 31 मार्च। रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर। बड़े ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर में। फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, एनपीओ। अब सिंगल एंट्री तो हमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया, पता भी नहीं लगा। जान इसमें बड़ी निकलती है, पर अगर सिस्टम से करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। वही रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जो मेन इनकम सोर्स होते हैं, बाय इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, जैसे हमने पीछे सीखा था, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। किसी भी एनपीओ का मेन इनकम सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, ये मेन इनकम सोर्स होते हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस फीस, आप जैसे क्लब वगैरह में भी जाते हैं, सोशल क्लब बने होते हैं, क्लब में जा रहे हो, साउथ दिल्ली क्लब है या किसी क्लब में जाओ, तो अगर आप वहां के मेंबर, तो आपको सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। मान लो मैं बॉम्बे घूमने गया, मैं वहां पे एक जिम खाना क्लब, वहां चला गया शाम को, तो मेरे को वहां पे एंट्री के लिए एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। ये नॉन मेंबर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? नॉन मेंबर्स, जो मेंबर नहीं है। बेसिकली एनपीओ क्या है? बड़े सारे लोग मिल जाते हैं, 50, 60, 100 लोग जितने मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं? एक एनपीओ बना लेते हैं, उसमें पैसा सब देते हैं मिलके, और उसी में से खर्च किया जाता है, उसी में से क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। तो पहले जो हम विचार कर रहे हैं, इस बात पे कर रहे हैं कि इनके इनकम सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये जो नॉर्मल 3 इनकम सोर्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, ठीक है। फिर खर्चे तो वही हैं, टू ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर।
वो सारे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे वही होते हैं सबके, सैलरी, इसमें वेजेस खैर क्या नहीं आते, वेजेस तो हम तब देंगे ना जब फैक्ट्री वैक्ट्री चलाएंगे। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीधी सी बात है, वो खर्च पेमेंट्स में जो आपको अपने आप नजर आ जाएगा। तो इनकम्स होंगी तभी एक्सपेंडिचर्स कर सकते। ध्यान से देखो कौन से दिखाने, करंट ईयर के, कौन से दिखाने हैं, करंट ईयर, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, पर उसे यहां पे प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, उसे क्या लिखा जाता है, टू सरप्लस। क्या लिखा जाता है, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये आपका एक बैलेंसिंग फिगर। मान लीजिए डेबिट साइड ज्यादा होगी तो उसे हम बोलते हैं बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है जी। ये क्या है, बैलेंस। ये क्या है, बैलेंस। इसमें दो बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ती है अमूमन। एक होती है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जिससे हमें पता लगता है कि कितना कैपिटल है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। ये हमें यहां से क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा, वो तो उसी वक्त बताऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। और एक बनती है करंट ईयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो खैर उसी को पता लगेगी क्या करना, ठीक है जी। इसे नोट करो, फिर सब कुछ बताते हैं कैसे क्या निकाला जाता है। नहीं, एक्चुअली में कैपिटल क्या होती है, जो कलेक्टिवली सब पैसा वैसा इकट्ठा करता खरीदते हैं वही कैपिटल होती है। तो इसमें कोई कैपिटल इंडिविजुअल तो है नहीं, बहुत सारे लोग मिलके एक फर्म बना लेते हैं जिसे बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस समाज की सेवा करना है, ठीक है। पर चाहे आप किसी की सेवा भी, कोई खर्चा तो होता ही है, और कोई ना कोई इनकम सोर्स भी होना चाहिए, तभी सेवा हो सकती है, नहीं तो सेवा कैसे होगी। तो वही रूल्स हैं, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बोलते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल इनकम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अब इसकी चीजें निकालते कैसे हैं सब दिखाएंगे। हेडिंग लिखो, हाउ टू फाइंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर। हाउ टू फाइंड
एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कैसे निकाल। ठीक है जी, आपको ना कैश बुक दे रखी होगी जिसको यहाँ पे बोला जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, गॉट इट। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे वैसे सिखाया था फाइनल अकाउंट में, तो वैसे ही है। एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना एक्सपेंडिचर पे किया, एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर, एड करंट एरियर। करंट एरियर का मतलब इस साल के जो करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर रहे हैं ना, करंट आउटस्टैंडिंग, वो खर्चे जो हमें इस साल के दे देने चाहिए किंतु परंतु हमने नहीं दिए, और इस साल में को पिछले साल का दिया उससे क्या कर दो माइनस, लेस प्रीवियस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लेस प्रीवियस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर पिछले साल कोई एडवांस है वो इस साल के लिए ऐड प्रीवियस एडवांस। ठीक है जी, ऐड प्रीवियस एडवांस लेस करंट एडवांस। जो इस साल एडवांस दिया वो नेक्स्ट ईयर के लिए, जो इस साल एडवांस दिया वो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये आ जाएगा अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड, ट्रांसफर टू एक्सपेंड। अब बैलेंस शीट दो बनती है, उस पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, करंट। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आ गया प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आ जाएगा। जो पिछले साल एडवांस है, एडवांस एक्सपेंस पे की वो एसेट है, पिछले साल की एडवांस में आ जाएगी, एडवांस एक्सपेंस। देखो प्रीवियस एडवांस है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट वाला करंट में, एडवांस एक्सपेंस। ये करंट ईयर वाला है, ये प्रीवियस, ये करंट ईयर वाला है, ये प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, इससे नोट करो, फिर इनकम का बताता हूं। अगर इसका बेस अभी मजबूत कर लोगे ना, लेटर ऑन बड़ी दिक्कत आती है चैप्टर में लोगों को।
अब लिखो हाउ टू फाइंड इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर की इनकम कैसे निकाल। ठीक है, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। लो जी, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऐड वही करंट एरियर, करंट एरियर या एक्रूड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? करंट एरियर का मतलब जो आपने कमा ली है किंतु परंतु अभी तक मिली नहीं है, किंतु परंतु अभी तक मिली नहीं। ऐसी अगर इस साल में कोई पिछली मिल गई है उसे क्या कर देंगे? माइनस, लेस प्रीवियस एरियर एक्रूड। ठीक है जी, गॉट इट। ऐसे ही ऐड प्रीवियस एडवांस, अगर पिछले साल को एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए था, ऐसे जो इस साल एडवांस मिला है वो कब के लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए। यह आ जाएगा अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर ट्रांसफर टू इनकम। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट होगा? करंट ईयर की एरियर करंट वाले में आएगी, लिखेंगे एरियर इनकम, एरियर इनकम प्रीवियस ईयर वाली कहां जाएगी? प्रीवियस ईयर में। एडवांस इनकम भी लायबिलिटी होती है, प्रीवियस वाली प्रीवियस में, करंट वाली करंट। एडवांस, ठीक है, करो नोट। ठीक है जी, अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर आप कामना सोच भी नहीं सकते कोई एनपीओ चलेगी, दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। देखो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ का मेन इनकम सोर्स होता है, वहीं से कहानी चलती है। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो, ये ना हो तो कुछ ना हो। ठीक है नहीं,
तो इसका भी केस है, दो केस बनते हैं इसमें। केस 1, इफ लमसम अमाउंट इज गिवन, लमसम अमाउंट गिवन है, ठीक है, लमसम अमाउंट गिवन है, तो वही सिंपली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। एड करंट एरियर लेस प्रीवियस एरियर, एड प्रीवियस एडवांस लेस। अगर देखा जाए तो तीनों में यही फॉर्म चलती है, एक्सपेंडिचर में लगा लो, इनकम में लगा लो, वर्डिंग चेंज हो गया ना, वो आउटस्टैंडिंग यूज करता है, एरिया यूज करता है। तो ये आ जाएगा अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर, अमाउंट रिलेटेड टू करंट, पिछले साल की एरियर सब्सक्रिप्शन पिछले साल में आ जाएगी, ठीक है ना। एरियर सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, क्योंकि एक्रूड इनकम क्या होती है, आपकी एसेट होती है, सॉरी हाँ, एक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट होती है। ऐसे प्रीवियस ईयर की एडवांस प्रीवियस ईयर में चलेगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर करंट, करो इसे नोट करो। ठीक है जी। अब इसमें केस 2 बनेगा एक और, सब्सक्रिप्शन में दो केस बनते हैं, ऐसे भी दिया हो सकता है, ऐसे भी दिया हो सकता है, ठीक है जी। बेसिकली हमारा एम क्या है, करंट ईयर की इनकम ढूंढना, हमारा एम क्या है, करंट ईयर की इनकम ढूंढना, ठीक है ना। केस 2, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अमाउंट पर मेंबर इज गिवन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपके पास 500 मेंबर है, पर बंदा 100 रुपीज देता है, तो साल की इनकम कितनी बनती है, 50,000। अब मान लो कि आपने रिसीव किया हुआ 51,000, इसका क्या मतलब बनता है कि आपको अगले साल का भी एडवांस मिल गया कुछ। मान लीजिए 49,000 रुपीज दिए हुए, 49,000 दिए हुए, तो आप समझोगे यार यार करंट ईयर की एरियर चल रही है, तो वहां थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एड करंट एरियर भी हो सकता है, ठीक है। उसने ये भी बताया हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के में इतना मिला है, लेस प्रीवियस एरियर, ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी, अगर हो तो, ठीक है।
एड प्रीवियस एडवांस, अगर कोई एडवांस वगैरह दे रखा है, लेस करंट एडवांस। अब जो मैंने अभी अभी आपको सिचुएशन बताई थी, 50,000 मिलने चाहिए, मिले 49,000 है, तो एक ये फिगर अपने आप क्रिएट होगी, ठीक है ना, इस पे स्टार मान लिखेंगे, एड एडजस्टेड करंट, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी लेस एडजस्टेड एडवांस, ये आपको उसी वक्त चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इतना मुश्किल है नहीं, देखती समझ में आता है, अभी 500 बंदे हैं, पर बंदा 100 रुपए देता है, तो कितने बनने चाहिए, 50,000 यार, याद है 49 है, 1,000 करंट आउटस्टैंडिंग है, फट से डाला और क्वेश्चन कंप्लीट कर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर, ट्रांसफर टू इनकम साइड, ट्रांसफर टू इनकम साइड है, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग, if number of members and amount per member is given. ठीक है, अब एक चीज लास्ट बचती है, बाकी फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। जब आप कोई एनपीओ रन करते हो, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रन कर रहे हो या कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल रन कर रहे हो, तो ना बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्टॉक। अगर आप स्पोर्ट्स क्लब रन कर रहे हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल रन कर रहे हो तो आपके पास मेडिसिन होंगी, ठीक है। अगर आप जब जब चैरिटेबल रन करते हो कुछ भी, तो आपको ना बड़े सारे लोगों से लेटर्स वगैरह लिखनी है, रिसीव करनी है, तो उसके लिए पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं, तो इनके स्टॉक्स पड़े होते हैं, इनके क्या पड़े होते हैं, स्टॉक्स। तो हाउ टू फाइंड कंजम्पशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, जैसे क्रिकेट इक्विपमेंट दे रहा है, कई बार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा होता है, कई बार मेडिसिन लिखा होता है, कई बार आपको पोस्टेज स्टैम्प्स लिखा होता है, इन सब के स्टॉक्स हो सकते हैं, इन सब के क्या हो सकते हैं, स्टॉक्स, पोस्टेज स्टैम्प्स लिखा हो सकता है, ठीक है जी। तो इसमें लिखेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर,
ऐड ओपनिंग स्टॉक, अगर कोई पुराना स्टॉक पड़ा तो उसे ऐड कर लो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे ना इनसे रिलेटेड क्रेडिटर्स भी होते हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हो, मेडिसिन खरीदते हो, आप उधार भी तो लेके आते हो, तो जो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है, उसे बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो इसमें लिखेंगे, अच्छा पहले ये समझ लो मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों किया और क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों किया। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, पूरे साल में जितना खरीदा प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एग्जांपल देता हूं, आपने साल की शुरुआत करी, आपने अपना कबर्ड खोला, उसमें 2 शर्ट्स लटक रही थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ शर्ट्स हो गया। पूरे साल में 5 और खरीदी, कितनी होगी, 7। एंड में चेक किया था, फिर 5 पड़ी हुई थी, 2 पुरानी थी, 5 और खरीदी, 7 होगी। एंड में फिर 5 पड़ी, बीच में से 2 कहां गई, कंज्यूम होगी, ठीक है, 2 कहां होगी, कंज्यूम होगी। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में जितनी पड़ी हुई थी प्लस जितनी और खरीदी माइनस एंड में कितनी पड़ी हुई। अच्छा, इनके ना क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, पॉइंट समझ में आया ये। तो लेस ओपनिंग क्रेडिटर, जैसे ओपनिंग स्टॉक यहां ऐड हुआ, पर क्रेडिटर यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये होता है आपका प्रीवियस आउटस्टैंडिंग एक तरीके से। ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, पिछले साल के क्रेडिटर हो गए। ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये करंट आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब समझो, ठीक है जी। अब स्टॉक्स हैं, ओपनिंग स्टॉक यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, उनके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, प्रीवियस क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक्स, करंट, ठीक है जी। तो यहां पर आपकी पूरी कंजम्पशन निकल आएगी, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक्स ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड, ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड। क्या होगा, नींद आ रही है, तो नींद आ रही है, फिर लिख तो ले। आज अकेडमी गया था, आज नींद आ रही, तो करो सही नो। हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निकालो। पहले बड़े करेंगे ना, छोटे साथ के साथ ही नहीं बढ़ जाएंगे, फिर बाद में इजी हो जाता है कैप्चर करना। ये हमारा ये 31 है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को
वैसे 32 है ओरिजिनली। ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कैश बुक है। ये क्या है? कैश बुक। पैसा कहां कहां से रिसीव हुआ, कहां कहां पैसा गया, ठीक है। तो क्या कहता है सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस। जब भी हम शुरू करते हैं साल की, प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है कोई, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आ गया। सब्सक्रिप्शन से हमें 9000 आए हैं, इन्वेस्टमेंट हमने बेची है 2000 आए हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। एसेट बेची आपको कितने मिले हैं? 2000। पुराना फर्नीचर बेचा है 400 वाला 300 में, 300 में। डोनेशन मिली है 100 रुपए। ये पैसा आने के रास्ते बताए हैं उसने। एक आप एनपीओ चला रहे हो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, पैसा कहां कहां से आया है पहले डिटेल उसकी देखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि पैसा आएगा तो इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे ना। इधर हो जाए ना, ठीक से देख ले। समझ में आई बात आपको? ये कैश बुक है, कोई नई चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये क्या है? कैश बुक है। पैसा ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ था जी हमारे पास 1800, इतना सब्सक्रिप्शन आया, इतनी इन्वेस्टमेंट बेच के आया, इतना फर्नीचर बेचा, इतना डोनेशन आया, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ, पेमेंट्स में खर्चे पे किए हैं, सैलरीज दी है, रेंट दी है, स्टेशनरी दी है। ऐसे अब ये डिफेंस बॉन्ड है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्नीचर खरीदा है, ये भी एसेट है। बाइसिकल है, ये भी क्या है? एसेट। बैलेंस शीट ही बचा। क्लोजिंग में हमारे पास 2400 रुपए बच गए। क्लोजिंग में हमारे पास क्या बच गए? 24। ठीक है, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं। ये चैप्टर बड़ा सेंसिटिव चैप्टर है, पर मेरे तरीके से करोगे तो कोई मार नहीं खाओगे। 100% आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लो जी, एक तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है जी, ठीक है। वही रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल, ठीक है जी। ऐसे ही प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन प्रीवियस ईयर की 31 मार्च 2015 को बन जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। रिसीट से शुरू करेंगे हमेशा। ओपनिंग बैलेंस 1800, ओपनिंग बैलेंस तो एसेट है, ये प्रीवियस ईयर से ट्रांसफर होगा। प्रीवियस ईयर में दिखा देंगे कैश, कैश इन हैंड कितना है? 18। इसकी अपना जगह फिक्स है। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। इनकम में आ जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी? 9, ठीक है। अब कहते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होगी तभी बेची होगी, तो प्रॉफिट लॉस तो दिखा नहीं रहा वो भी, इतने की इतने में। प्रीवियस ईयर की एसेट्स में दिखा दूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं। प्रीवियस ईयर में कितने की है? 2000, जो कि इस साल बिक गई, जो कि इस साल बिक। ऐसे ही फर्नीचर 400 रुपए का 300 रुपए में बिक गया। अब 100 रुपए का तो नुकसान है, वो करंट ईयर में आ जाएगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 100 रुपए। पर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में तो फर्नीचर दिखाना पड़ेगा ना, मैं कितना है? 400। करंट ईयर में कोई चीज बेच रहा हूं, अगर पिछले साल के एसेट्स में होगी तभी तो बिकेगी, नहीं तो बिकेगी कैसे? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलो। डोनेशन, दान मिला हमारी संस्था को, वो हमारी क्या है? इनकम। ठीक है जी। पेमेंट्स में आ जाओ, सीधे सीधे चलो। सैलरी खर्चा है, सैलरी क्या है? खर्चा। अगर आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से पकड़ा हुआ है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सैलरी कितनी है? 4800, रेंट 500, टू रेंट 500, टू स्टेशनरी 200। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, अब इस साल ना 3 एसेट्स खरीदिए हैं, डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाइसिकल। ये कहां पर आएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट, ठीक है।
क्या खरीदा है? डिफेंस बॉन्ड। और क्या खरीदा है? फर्नीचर। और एक खरीदी है बाइसिकल। ठीक है जी, डिफेंस बॉन्ड। आराम से देखना 3000, 2000, 3000। एक मिनट रुक जा, 3000 अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, समझना है कहाँ क्या बंद करना है। और साइकिल कितने की है? 300 रुपए की यार। और ये 2400 बचा है ना, ये लास्ट में कैश बचा है, ये लास्ट का क्या है? कैश, वो करंट ईयर में आ जाएगा। देखो कौन सी चीज कहां पहुंचानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है, उस तब कुछ तो बचा ही नहीं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले अब हम क्लोज करेंगे इसको। लो जी, 90, 100, पैंतीस सौ देखना सरप्लस, बिल्कुल ठीक। टू सरप्लस, दिस बेसिकली प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लैंग्वेज में से सरप्लस लिखते हैं, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। देखो टेक्निकली ढंग से करोगे तभी तो आगे चल पाओगे। इसका रोल खत्म। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट पहले बंद करनी, कुछ है नहीं हमारे पास और इसके अलावा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 42 कैपिटल फंड। ठीक है जी, कैपिटल फंड यहां ले आओ, प्लस सरप्लस। ये तो पिछले साल कैपिटल है, सरप्लस यानी इस साल जो प्रॉफिट हुआ है कितना है? 35। कितना आ गया? 77। टोटल कर लो, 77। ठीक है जी, करो। सरप्लस, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो हम जी तो हमारे पे डिपेंड करता है, अगर हम ढंग से करेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। सारी जो इसमें एफर्ट्स हैं या जो हमारी जो मास्टरी है ना, इस चीज में कौन सी चीज कहाँ जाएगी, बस फिनिश। क्यों जी?
हो गया? अगला देखो, हरिओम। पढ़ो जी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना, पढ़ना है ढंग से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फंस जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा। ईयर चेक, कौन सा ईयर है, कब के लिए बनाने को कह रहा है, ठीक है ना। देखो ये चैप्टर है ना, ये वाला अकाउंट्स में आपको मास्टरी करने के लिए इन चैप्टरों को अच्छे से आना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं फंस गए, ये चैप्टर नहीं है तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बंदे का सबसे ज्यादा। ठीक है, कब का बनाना है जी? 2013 का बनाने को कह रहा है, ठीक है। 31 मार्च 2013, ये बनेगा 2012। तो 1 जनवरी का दिया है, कोई बात नहीं, 31 दिसंबर कर देते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2000, कोई बात नहीं, इसमें 13 लेटेस्ट देखेंगे ना, 13। कभी भी इसको डायरेक्ट उतारने की कोशिश, पहले समझो क्वेश्चन को। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, गड़बड़ होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। आओ जी शुरुआत से देखेंगे। पहले कहता है द बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2013, कैश एंड बैंक दोनों का बैलेंस दे रखा है। अब ये बैलेंस शुरुआत वाला कहां से आता है? पिछले साल की बैलेंस शीट से आता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 जनवरी 2013 का मतलब ट्रांसफर कहां से होगा? 31 दिसंबर 2012। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन, हमें 2013 की सब्सक्रिप्शन निकालनी है। टोटल 3900 रुपीज मिले हुए, जिसमें से 200 पिछले साल के मिले हुए और 150 नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हुए, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? सभी क्लियर? इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बेची होंगी तभी आपको पैसे मिल रहे हैं, और पिछले साल की बैलेंस शीट में होगी तभी बिकी होगी। सेल ऑफ फर्नीचर, इस साल में जो फर्नीचर बेचा होता है वो पिछले साल का होता है, ठीक है ना। पुराने रद्दी बेची, वो तो छोटा बड़ा इनकम हो गया। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होती है? आपके पास मेंबर्स आते हैं, नॉन मेंबर्स, आप उनसे एंट्री की फीस लेते हो। अच्छा, ये आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लायबिलिटी होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? जो भी आपके यहाँ पर मेंबर बनता है आप उससे लाइफ मेंबरशिप फी लेते हैं, अगर वो कल छोड़ के चला जाएगा तो ये फीस रिफंड कर दी जाती है। ये फीस क्या कर दी जाती है? रिफंड। तो ये लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है? लायबिलिटी, ये इनकम नहीं होती, ठीक है। आगे इधर आ जाओ, खर्चों में सैलरी पे करी है, रेंट पे करा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट करी है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया है। स्टील अलमीरा एसेट है, स्टील अलमीरा क्या होगी? एसेट। डिफेंस बॉन्ड क्या होगी? एसेट। फिर कैश एट बैंक दोनों का लास्ट बैलेंस दिया हुआ, कैश एंड बैंक का क्या दिया हुआ? लास्ट बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। अब शुरू से आ जाओ, कैश में कितने पड़े हुए हैं? ये कैश बैंक कहां जाएगा? पिछले साल की बैलेंस शीट में। कैश 550 और बैंक में कितने हैं? 20, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं। सब्सक्रिप्शन 3900 की मिली है, बाय सब्सक्रिप्शन 3900 लेस प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कितने मिलेगा जी हमें? 200 एंड लेस करंट एडवांस। जो इस साल एडवांस मिला तो नेक्स्ट ईयर के लिए, जिस साल एडवांस मिला उसका नेक्स्ट ईयर के लिए। 3900 माइनस 3550, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे बैंक समझो, जो पिछले साल का एरियर में मिला है इस साल में, पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाया होगा आपको। एरियर सब्सक्रिप्शन कितनी? 200। जो इस साल एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन का वो नेक्स्ट ईयर के लिए, ये एडवांस इनकम है। ये क्या है? एडवांस इनकम। ये आपकी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। एडवांस फिट करना भी बहुत जरूरी है, फिट करना भी बहुत जरूरी है। यहां तक ठीक है? अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इस साल में बेच रहा है। अगर इस साल इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, पिछले साल की बैलेंस शीट में होगी तभी तो बेची होगी। कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिखा नहीं तो पूरी दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट 8%, ठीक है। ऐसे इस साल फर्नीचर भी बेचा है इन्होंने, पिछले साल होगा तभी बेचा है। कितने का है? 600। हाँ, इसके कारण कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि ये P&L अकाउंट बेसिकली एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट क्या है? P&L अकाउंट, ठीक है।
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेची पुरानी, इनकम होगी 40 रुपए। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये कोई हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती, मेन इनकम पर ये क्योंकि बिका है आपको पैसा तो रिसीव करना पड़ेगा, इनकम। एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, ये रिफंडेबल होती है, करंट ईयर में मिली है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। लाइव मेंबरशिप फीस 1, ठीक है जी। पेमेंट्स में आ जाओ, सैलरी, रेंट, सैलरी 3500, रेंट 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 190, ठीक है जी। पोस्टेज 130, ठीक है। स्टील अलमीरा एसेट है 350, ठीक है। स्टील अलमीरा होगी। डिफेंस बॉन्ड 1000 की, कैश और बैंक करंट ईयर के माने जाएंगे, जो लास्ट में बचेंगे, जो लास्ट में बचा वो किसका माना जाएगा, करंट ईयर। कितना, 970 है 25, ऑर्डर। अब इसमें एक्सपेंसेस इस बार ज्यादा है, बाय डेफिसिट, लॉस को बोलते हैं डेफिसिट, प्रॉफिट हो तो सरप्लस, लॉस हो तो डेफिसिट। 1300, ये बैलेंस है, ट्रांसफर टू कैपिटल, और कैपिटल, ठीक है। इधर कैपिटल फंड 5000 लेस डेबिट, ठीक है। करो लो।
क्योंकि ना ये ध्यान रखना, ये एसेट बिक चुकी हैं इसलिए रिपीट नहीं करी, ठीक है। अगर मान लो बिकी बिकी तो फिर सेम की सेम रिपीट करी, सेम की सेम क्या कर देती है, रिपीट। इस बार कोई नहीं खरीदी नहीं इन्होंने, स्टील एल्यूमिनियम। ये कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर होगा, ये लिख लेना कि बाद में जब रिवाइज कर रहे हो पता लगे ढूंढ रहे हो कहाँ मिल रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना।